की टॉपिक शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल स्पीच हो जाता है। जी हाँ, बहुत समय पहले की बात है, एक प्रतापी राजा हुआ करता था। उस प्रतापी राजा के राज्य में एक विदेशी आगंतुक आता है और उनके पास काफ़ी अधिक बड़ा शिलाखंड होता है, एक पत्थर होता है। वह राजा को उस शिलाखंड और पत्थर को भेंट करता है और बोलता है कि ये जो शिलाखंड पत्थर काफ़ी अधिक बहुमूल्य है, काफ़ी अधिक आकर्षक है, इसको जरूर किसी देवी देवताओं का मूर्ति बनाइएगा। उस राजा के द्वारा महामंत्री को बुलाया जाता है। महामंत्री को आदेश देता है कि 7 दिवस के अंदर इस पत्थर को विष्णु जी की प्रतिमा के रूप में ढाला जाए। महामंत्री के द्वारा राज्य का प्रसिद्ध मूर्तिकार को यह कार्य सौंपा जाता है और पत्थर को दे देते हैं महामंत्री और बोलते हैं कि 7 दिवस के अंदर अगर विष्णु जी की प्रतिमा बना दी जाती है तो आपको 50 हीरो के तोहफे मिलेंगे। और मूर्तिकार काफ़ी अधिक प्रसन्न होता है कि उसे 50 हीरे की तोहफे मिलेंगे और वह प्रयास करता है बनाने का। पत्थर को जैसे ही वह थोड़े से तोड़ना चाहता है, पत्थर टूट नहीं पाता। 1 बार 2 बार वैसे करते करते वो 50 बार जब वो उसको पूरी तरह से ठोकने का प्रयास करता है, तोड़ने का प्रयास करता है पत्थर को, मगर पत्थर टूट नहीं पाता। जैसे ही वह 51वें बार पत्थर के ऊपर अपना हथौड़ा रखता है ठोकने के लिए, तो उसके मन में विचार आता है कि मैं 50 बार तो मैंने इस पत्थर को तोड़ने का प्रयास किया, मगर अब क्या टूटेगा। 50 बार नहीं टूटा तो 51 बार करने से क्या टूटेगा, क्या फ़ायदा होगा। तो मूर्तिकार बाकायदा हाथ खड़े कर देता है और महामंत्री को पत्थर सौंप देता है और बहुत अधिक निराशा व्यक्त करता है कि मैं इस पत्थर को तोड़ नहीं पाया, तराश नहीं पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। महामंत्री के मन में एक बहुत अधिक डर सा समा जाता है, क्योंकि राजा का आदेश रहता है महामंत्री के द्वारा। वह प्रसिद्ध मूर्तिकार के मना करने के बाद अब वह एक साधारण मूर्तिकार को वह पत्थर सौंप देता है और वह मूर्तिकार उस पत्थर को तराश के बहुत अच्छा विष्णु जी की प्रतिमा बनाता है और वह राजा के समक्ष प्रस्तुत करता है। हाँ, और इस प्रकार से वो पत्थर को तराश की विष्णु जी की प्रतिमा बन जाती है और वह स्थापित भी हो जाती है। मगर हम इस कहानी से यही सीखते हैं कि जिस प्रकार से हम अगर बार बार असफल हो रहे हैं, बार बार कोई कार्य कर रहे हैं और हम उसमें निराशा हाथ लग रही है, तो हम बाकायदा उससे हाथ अपना खींच लेते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो कभी कभी हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हम बार बार असफल होते रहते हैं, कोई लक्ष्य के ओर हम अग्रसर नहीं हो पाते और हमें निराशा घेर लेती है। तो उस समय हमें बिल्कुल निराश नहीं होना है। जिस प्रकार से एक प्रसिद्ध मूर्तिकार 50 बार अपने हथौड़े उस पत्थर पर मारे, मगर वो पत्थर नहीं फूटा, नहीं टूटा। जैसे ही वह 51वें बार प्रयास कर रहा था पत्थर को मारने का, तो उसके मन में एक संशय की स्थिति आती है कि मैं 50 बार तो प्रयास कर चुका हूँ, 91वें बार क्या होगा। क्या पता 91वें बार अगर वो पत्थर मारता, मतलब हथौड़ा मारता, तो पत्थर टूट जाता और उसे सफलता मिलती। हम भी कभी कभी ऐसे ही होता है कि हम लगातार असफल होते जाते हैं और जब हम सफलता की सीढ़ी को पार करने वाले रहते ही हैं, उसी बीच हमारे मन में संशय की स्थिति आती है कि क्या पता हम तो इतनी बार असफल हो चुके हैं, हम आगे भी असफल होंगे। मन में आ जाता है ऐसा। तो ये विचार बिल्कुल हमारे लिए काफ़ी अधिक घातक होता है। हमें इस तरह के विचार को त्यागना होगा, चाहे कितनी बार असफल हो जाएं लाइफ में, मगर हमें आगे की ओर आगे बढ़ना है। और इसी प्रकार से कभी कभी मार्ग में बहुत अधिक रोड़े आते हैं, रुकावटें आती हैं। उस रुकावटों को अगर हम आगे पार ना करें और वो उसके पहले ही रुक जाएं, तो हम सफलता हमें मिलेगी ही नहीं। तो हमें सफल होने का एक मूल मंत्र यही है कि बहुत सारे बाधाएँ आएंगी लाइफ में कोई भी सफलता पाने के लिए, मगर उस अवरोध को पार करके हमें सफल होना है। बोला भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपके मन में संशय है अपनी जीत का, तो आप बिल्कुल सफल नहीं हो पाएंगे। इस कारण आत्मविश्वासी बनिए, दृढ़ संकल्पी बनिए और सफलता की ओर हमेशा प्रयास कीजिए आगे बढ़ने का। तो आज की टॉपिक शुरू करते हैं निर्माण उद्योग का। तो निर्माण उद्योग जो टॉपिक है, कक्षा 12वीं भूगोल का टॉपिक है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में उद्योग का विकास होता है। हालांकि प्राचीन काल से देख लें, चाहे गुप्त काल, मौर्य काल या रामायण काल की बात कर लें या उत्तर वैदिक काल की बात कर लें, तो उस काल में भी हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोटे छोटे उद्योग लगाए गए थे। मगर हम अगर इसको मूलभूत रूप से देखें, वर्तमान संदर्भ में देखें, आधुनिक भारत या आधुनिक विश्व के संदर्भ में देखें, तो हम निर्माण उद्योग को नए सिरे से पढ़ते हैं।
इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में निर्माण उद्योग का विकास होता है। तो भारत में निर्माण उद्योग का जो विकास को 2 चरणों में हम रेखांकित करते हैं। पहला चरण में हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के पहले मतलब 1947 के पहले जो उद्योगों का विकास हुआ, और दूसरा देखते हैं स्वतंत्रता के बाद का। तो हम पहली नज़र करते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व मतलब 1947 के पूर्व 1854 के आसपास बात कर ले। 1854 में मुंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। हम बात कर लें कि 1865 में रिसरा में पहला जूट उद्योग स्थापित किया था, रिसरा जो पश्चिम बंगाल में है। हम बात कर लें 1907 में साकाची में, जो उस समय बिहार प्रांत में आता था, साकची में ही 1907 में पहला भारत का इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था, जिसका वर्तमान नाम जो है जमशेदपुर टाटा। जी हम बता सकते हैं कि ये वर्तमान में झारखंड राज्य में है। तो हम देख सकते हैं कि 1854, 1865, 1907 में जो कारखाने स्थापित किए गए थे वह एक प्रयास था। तो स्वतंत्रता के पूर्व जो कारखाने स्थापित किए गए थे उसमें काफ़ी अधिक रुकावटें आती थी, क्योंकि उस समय भारत एक गुलाम देश था अंग्रेज़ों का। तो उस समय अपेक्षाकृत भारी मात्रा में उद्योगों का विकास नहीं हो पाया स्वतंत्रता के पूर्व। हम बात कर लें 1947 के उपरांत स्वतंत्रता के बाद, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर एक वृत्त बनाया है जिसमें बताया गया कि उद्योगों का विकास तो हुआ, अपेक्षाकृत कम हुआ, मगर इस समय उद्योगों का विकास चहुमुखी हुआ, मतलब काफ़ी अधिक क्षेत्रों में उद्योगों का विकास होता है। अब देख लेते हैं उद्योगों के प्रकार। उद्योगों के प्रकार में देखते हैं पहला कि कच्चा माल व निर्मित वस्तु। हम देखते हैं इसमें 2 प्रकार के हैं, भारी व हल्के उद्योग। भारी उद्योग में वे उद्योग आते हैं जिसका कच्चा माल भी भारी होता है और निर्माण होने के बाद भी वह भारी होता है। जैसे कि बात कर लें लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग का कच्चा माल है लौह अयस्क, अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक वजनी होता है। जैसे ही उसका हम लोहा बनाते हैं तो लोहा भी वजनी होता है। तो ये जो भारी उद्योग है उसमें कच्चा माल भी भारी होता है और विनिर्मित माल भी भारी होता है, तो ये भारी उद्योग में आता है। हल्के उद्योग, हल्के उद्योग में जो कच्चा माल होता है अपेक्षाकृत हल्का होता है। अगर हम बात कर लें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का जो कच्चा माल होता है अपेक्षाकृत हल्का होगा और उससे निर्मित माल भी हल्के होते हैं अपेक्षा। इसके अलावा जो प्लास्टिक वस्तुएं हैं इसका कच्चा माल भी काफ़ी अधिक हल्का होगा और इससे बने हुए जो वस्तु भी हल्के होंगे, तो ये आता है हल्के उद्योग में। अगर आप बात कर लें दूसरा पूंजी व श्रम गहनता के आधार पर देख लें तो उद्योग पहला प्रकार है पूंजी परक और दूसरा श्रम परक। तो पूंजी परक उद्योग वह उद्योग होता है जिसमें पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है, पैसे अधिक इन्वेस्ट करना पड़ता है। कि इस उद्योग के अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योग आ गया, स्टील उद्योग आ गया, सीमेंट उद्योग आ गया। इसमें हम अधिक पैसे लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, तब हम उसका प्रतिफल मिलता है। तो देखते हैं कि श्रम परक उद्योग में श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। अगर हम बात कर लें, हम पढ़े भी थे फसलों का, मुद्रादायनी फसलें पढ़े थे जिसमें हमने पढ़े थे कि गन्ना, चाय, कॉफ़ी, है ना, इस तरह की जो फसलें हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो कारखाने या उद्योग लगाएंगे, चाय से हम चाय फैक्ट्री लगा दिए, चाय बागवानी वाला लगा दिए, कॉफ़ी वाला। तो कुल मिला के जो श्रम परक जो होता है तो चाय, कॉफ़ी, गन्ना, इन क्षेत्रों में श्रम परक उद्योग लगा, इसमें श्रम की आवश्यकता अधिक होती है इस उद्योग में। तो इसका एग्जाम्पल तो बता दो, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तो ये श्रम परक उद्योग में आते हैं। हम देखते हैं पूंजी स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त। सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत आते हुए हैं जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार का ये जो उद्योग का जो स्वामित्व है या पूंजी इन्वेस्ट करता है, इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार करता है। तो ये सार्वजनिक उद्योग में आता है। जैसे कि लौह इस्पात उद्योग बात कर लें, जैसे भिलाई स्टील प्लांट हो गया या भद्रावती हो गया या राउरकेला जो स्टील प्लांट है, ये जो है सार्वजनिक उपक्रम के प्लांट हैं। हम बात कर लें निजी क्षेत्र की बात कर लें जिसमें एक व्यक्ति विशेष का पूंजी लगा होता है, निजी बात कर लें। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देख लें, अगर रायगढ़ की बात करें तो वहाँ जिंदल जो स्टील प्लांट है वो निजी स्वामित्व वाला है, मतलब कोई व्यक्ति विशेष का पूंजी लगता है इसमें। हम देख लें तीसरा संयुक्त या सहकारी में, इसमें जो सार्वजनिक और निजी दोनों का इंक्लूड होता है, तो इसमें आता है आपका संयुक्त या सहकारी क्षेत्र में आता है। तो बात कर सकते हैं इसके अंतर्गत, जैसे डेयरी फार्मिंग, हम बात कर लें अमूल डेयरी फार्मिंग की बात कर लें तो ये इसके अंतर्गत आएगा।
हम बात कर लें आकार के आधार पर। आकार के आधार पर निर्माण उद्योग को 3 भागों में बांटा गया: बृहत उद्योग, मध्यम उद्योग और लघु उद्योग। बृहत उद्योग के अंतर्गत अधिक पूंजी का इन्वेस्ट होता है, निवेश होता है, तो इसके अंतर्गत आएगा लौह इस्पात उद्योग आएगा, या शक्ति उद्योग आएगा मतलब कोयला उद्योग आएगा, या तो बात कर सकते हैं सीमेंट उद्योग आएगा, स्टील उद्योग आएगा। तो ये बृहत उद्योग आएंगे जिसमें अधिक हमें। वृहत उद्योग को देख लेते हैं। जब उद्योगों में बड़ी मात्रा में श्रमिकों का प्रयोग होता हो तथा विज्ञान एवं तकनीकी के माध्यम से उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता हो तो उन्हें वृहत उद्योग कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं वस्त्र उद्योग या लौह इस्पात उद्योग। दूसरा आता है मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग अपेक्षाकृत मध्यम आकार में इनमें बहुत अधिक श्रम का प्रयोग नहीं होता, ना ही बहुत कम, अर्थात मध्यम रहता है। बोल सकते हैं कि मध्यम आकार उद्योग में श्रम का प्रयोग मध्यम होता है। इसके अंतर्गत साइकिल उद्योग आता है। तो लघु उद्योग के अंतर्गत हम लघु आकार के उद्योग को देख लेते हैं। लघु आकार के उद्योग बहुत छोटे होते हैं, जिनमें बहुत कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इन्हें ज़्यादातर परिवार के सदस्य मिलकर चलाते रहते हैं। इनमें पूंजी भी बहुत कम लगाई जाती है। इनसे तैयार माल स्थानीय बाजार को उपलब्ध होता है। में श्रम की आवश्यकता होगी मगर बृहत उद्योग से कम होगी, पूंजी अधिक लगेगा मगर बृहत उद्योग से कम लगेगा। हम बृहत उद्योग की बात करें, बृहत उद्योग में पूंजी अधिक लगेगा, श्रम भी अधिक लगेगा और तकनीकी कौशलता भी अधिक लगेगी। तो ये सीमेंट उद्योग में होगा, इस लोहा इस्पात उद्योग में होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं अगला उत्पादित माल के आधार पर। उत्पादित माल के आधार पर देखेंगे कि उपभोक्ता और पूंजीगत। जी हाँ, उत्पादित माल के अंतर्गत देखेंगे उपभोक्ता और पूंजीगत। उत्पादित माल के आधार पर देखते हैं। पहला उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं, जैसे कि वस्त्र एवं बेकरी उद्योग। बात कर ले पूंजीगत उद्योग। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे कि चीनी, जूट, चाय, कहवा, खाद्य तेल। अगला देखते हैं विविधता देखते हैं। आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग। तो ये इसके अंतर्गत आएंगे 3। आधारभूत उद्योग के अंतर्गत लौह इस्पात आएगा। और बात करें कुटीर उद्योग के अंतर्गत श्रम की आवश्यकता कम होती है। कोई व्यक्ति विशेष या कोई परिवार का व्यक्ति उस कार्य में संलिप्त होता है, जैसे कि जो अगर हम बताएं कि खप्पर का निर्माण, मिट्टी से जो बने बर्तन का निर्माण, तो ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आएगा। ठीक है। ग्रामीण उद्योग में देखते हैं कि जैसे ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि डेयरी फार्मिंग हो गया, है ना, ये। उसके अलावा जो आटा चक्की का जो उद्योग आ गया, तो ये ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत आएंगे। विविध उद्योग को देख लेते हैं। आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो दूसरे उद्योगों को आधार प्रदान करते हैं, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग। बात कर लें कुटीर उद्योग का। कुटीर उद्योग वे होते हैं जिन्हें श्रमिक अपने घरों पर ही स्थापित कर लेते हैं, जैसे कि खादी, हथकरघा, चमड़ा उद्योग। और बात कर ले ग्रामीण उद्योग। ये उद्योग पूर्णतः ग्रामों में या गांवों में ही विकसित होते हैं, यथा आटा चक्की लगाना, कोल्हू से तेल निकालना, कृषि उपकरण बनाना इत्यादि। कच्चे माल के स्रोत के अंतर्गत देख सकते हैं कृषि पर आधारित उद्योग में आता है सूती वस्त्र उद्योग, जूट, रेशमी वस्त्र, चीनी एवं वनस्पति तेल उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग हैं। दूसरा देखते हैं खनिजों पर आधारित स्रोत। खनिजों पर आधारित उद्योग वे उद्योग जो खनिजों पर आधारित होते हैं, खनिज उद्योग कहलाते हैं, जैसे लोहा इस्पात, एल्युमिनियम उद्योग इत्यादि। तीसरा देखते हैं वनों पर आधारित उद्योग। इन उद्योगों के लिए कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, जैसे कागज, गत्ता, लाख, रेसिन इत्यादि। चौथा देखते हैं चारागाहों पर आधारित स्रोत। चारागाहों पर आधारित उद्योग ये वे उद्योग हैं जो पशुओं पर आधारित होते हैं, जैसे डेयरी उद्योग तथा चमड़ा उद्योग इत्यादि। तो इस प्रकार से उद्योगों के प्रकारों को हमने देखा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उद्योगों के प्रकार से, तो काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हम बात कर लें उद्योगों की स्थिति की बात कर लें, उद्योग कहाँ स्थापित होगा, तो देख सकते हैं कच्चा माल जहाँ सुलभता से मिल जाएगा वहाँ पर स्थापित होंगे। तो एग्जाम्पल है, जहाँ पर गन्ना
सुलभता से मिलेगा तो वहाँ पर शक्कर कारखाने स्थापित हो जाएंगे। हम बात कर लें शक्ति के साधन, जहाँ ऊर्जा मिलता है, चाहे वह जल के रूप में हो, जल शक्ति के रूप में हो, चाहे कोयला के रूप में, चाहे पेट्रोलियम के रूप में हो, जहाँ शक्ति मिलेगा, जहाँ पावर मिलेगा, जहाँ ऊर्जा मिलेगा, वहाँ पर कारखाने स्थापित होंगे। जी हाँ, बाजार की बात कर लें, बाजार वस्तुएं सदैव बाजार के लिए निर्मित की जाती है, अतः बाजार तक सुगम पहुंच अनेक उद्योगों की स्थिति और आकार का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। उपभोग करने वाले बाजारों की समीपता के कारण वस्तुओं को भेजने में होने वाले परिवहन व्यय में बचत होती है तथा इससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं की परिवर्तनशील आदतों एवं रीति रिवाजों के अनुसार निर्माण कार्यक्रम में आवश्यक समायोजन करने में सहायता मिलती है। परिवहन की बात कर लें। परिवहन प्रत्येक उद्योग में कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोतों से कारखाने तक तथा निर्मित वस्तुओं को कारखाने से बाजार या उपभोग केंद्रों तक लाने ले जाने के लिए सस्ते और सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। अतः उद्योगों का विकास उन्हीं स्थानों पर होता है जहां यातायात की पर्याप्त सुविधाएं, जल थल यातायात उपलब्ध है। रेल या सड़क जंक्शन उद्योग की स्थापना के लिए बहुत उपयुक्त केंद्र माने जाते हैं। इसी प्रकार बंदरगाह समुद्री मार्गों की निकटता के कारण औद्योगिक केंद्र बन जाते हैं। श्रमिक की बात कर लें। श्रमिक किसी उद्योग को सफलतापूर्वक चलाने के लिए समुचित मजदूरी पर सही प्रकार के श्रम की आपूर्ति अत्यंत आवश्यक है। ऐसे उद्योग जिनमें अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं तथा कम चातुर्य की आवश्यकता पड़ती है, बहुधा वृहद शहरी केंद्रों की ओर आकर्षित होते हैं, जहां अकुशल श्रमिकों की कोई कमी नहीं होती। दूसरी ओर कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें पैतृक चातुर्य वस्तु निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक होते हैं, मतलब किसी प्रकार के पारंगत होने चाहिए मजदूर। ऐसी दशा में यदि श्रम अगतिशील है तो उद्योगों को वहां स्थापित किया जाता है जहां श्रमिक उपलब्ध होते हैं। सामान्यतः श्रम गतिशील होते हैं और उद्योग दूरस्थ स्थानों से उत्तम प्रकार के श्रम को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के रूप में ले सकते हैं हम लोग कोलकाता औद्योगिक नगर होने के कारण बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से श्रम आकर्षित करता है। ऐतिहासिक कारणों की बात कर लें। ऐतिहासिक कारक प्राचीन काल में ऐसे कई केंद्र रहे हैं जो अपनी स्थिति के कारण व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन नगरों में कलकत्ता की बात कर लें या चेन्नई, सूरत, मुर्शिदाबाद आदि नगर आज प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, किंतु ये अपनी ऐतिहासिक स्थिति के कारण प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी हैं। औद्योगिक नीति की बात कर लें। भारत एक विशालकाय देश है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यह विविधता और गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक संसाधनों से लेकर जलवायुगत भिन्नता भी है। ऐसे में एक औद्योगिक नीति पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने रखती है तथा विकसित, अविकासशील एवं पिछड़े औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने में सुविधा होती है। पूंजी की बात कर लें। पूंजी, पर्याप्त पूंजी के बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं पूंजी निर्माण में सहायता करती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भारत में पूंजी उद्योगों के स्थानीयकरण को एक निर्णायक तत्व माना जाता है। जलवायु की संदर्भ में बात कर लें। जलवायु कुछ उद्योगों के सफल संचालन के लिए विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु चाहिए, जबकि फोटोकॉपी संबंधी सामान बनाने के लिए शुष्क जलवायु वाले भागों में उनके उद्योग विकसित होते हैं। यद्यपि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण इस कारक का महत्व कम हो गया है, फिर भी जलवायु संबंधी अवरोधों पर विजय प्राप्त करने वाली पद्धति इतनी खर्चीली है कि इसका प्रयोग खुले रूप से नहीं किया जा सकता। जल व टेक्नोलॉजी की बात कर लें। जल की बात कर लें, पानी की बात कर लें, जल की सुलभता की बात कर लें। जल आपूर्ति किसी उद्योग की स्थापना में जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल विद्युत के अतिरिक्त भी उद्योगों में जल की आवश्यकता होती है। खाद्य संसाधन, रसायन, परमाणु शक्ति तथा कागज जैसे उद्योगों में जल की आवश्यकता पड़ती है। टेक्नोलॉजी की बात कर लें।
टेक्नोलॉजी उद्योगों के सफल संचालन हेतु विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी की आवश्यकता भी पूरा महत्व रखता है। आज जिस देशों में औद्योगिक विकास उच्च कोटि का हुआ है, उन्होंने टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान दिया है। इस प्रकार से उद्योग कहाँ स्थापित हो सकते हैं, उद्योग के स्थापित होने के पीछे कौन कौन सी बातें इम्पोर्टेंट है, ये 11 पॉइंट में हमने समझने का प्रयास किया। ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है। अगला जो वीडियो आएगा जिसमें लौह इस्पात उद्योग और जितने भी उद्योग है, बृहत उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, इसके बारे में हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे।